हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेई। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एरिया अंडर कर्व के जनवरी सेशन के 2025 के जेई मेंस के प्रॉब्लम्स को कर रहे थे। तो एक वीडियो के अंदर हमने अराउंड 5 प्रॉब्लम्स को कवर अप किया था और अप्रॉक्सीमेटली 12 प्रॉब्लम्स जनवरी सेशन के अंदर पूछी गई थी। तो रिमेनिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करते हैं। तो हमारी जो पहली प्रॉब्लम है वो क्या है इस वीडियो के अंदर, इफ द एरिया ऑफ द लार्जर पोर्शन बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज 1/4 टाइम्स ऑफ b टाइम्स ऑफ पाई प्लस c वेयर b एंड c बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b प्लस c। ये एक न्यूमेरल टाइप का प्रॉब्लम था, इंटीजर टाइप का प्रॉब्लम था, जिसके अंदर हमें b प्लस c की वैल्यू को बताना था। बहुत सिंपल सा था। आप भी जानते हैं कि जब भी कभी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को करते हैं तो वो हमसे चाहते हैं कि जो भी कर्व वो हमें दे रहे हैं या जो भी वो हमें इक्वेशन दे रहे हैं उसको हम पहले अच्छे से एक बार ड्रॉ कर लें और उसके बेसिस पर जो भी हमारे पास एरिया बन के आ रहा होता है हम उसको कैलकुलेट करके इन्हें बता पाते हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। एक बेसिक रफ फिगर को ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसके अंदर इन्होंने पहला तो कर्व हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये हमने ऐसा टाइप से एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया है। ये तो हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। उसके अलावा इन्होंने एक हमें इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। तो एक बार जब हमने इसे प्लस से ओपन करा तो एक बार तो इक्वेशन ये आ जाएगी हमारे पास, और एक बार हमारे पास अगर हमने इस मॉडुलस को माइनस से ओपन कर लिया तो ये हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस एक्स। तो अगर हम इन इक्वेशंस को और अगर ड्रॉ कर लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि आखिर हमारी प्रॉब्लम ये किस तरीके की है। इन पॉइंट्स को भाई हम बता देते हैं क्योंकि हमारे पास जो रेडियस है वो कितनी है, 5 है। तो ये सब चीज हम बताते हुए चलते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब अगर हम ऐसे इक्वेशन को देखते हैं, अगर x इक्वल टू 0 कर देते हैं तो y की वैल्यू -1 आ रही है, और जब y इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो x इक्वल टू 1 आ रहा है। इसी तरीके से जब हम y इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो यहां पर भी x इक्वल टू 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई एक पॉइंट 1,0 अगर यहां पर एज्यूम कर लेते हैं तो जो दोनों लाइन्स हैं वो यहां से ही पास हो रही हैं। लेकिन अगर हम यहां पर ध्यान देते हैं, अगर x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये कुछ इस तरीके से जा रही होगी। तो हमने इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। इसको नीचे तक भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ये क्या बोल रहे हैं, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अगर ध्यान से देखें x को अगर हम इधर की साइड लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन किस टाइप की सी हो जाएगी हमारे पास, कुछ ऐसा टाइप की सी हो जाएगी। इसको भी हम आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं अब यहां पर ये क्या बोल रहे हैं, इफ द एरिया ऑफ द लार्जर पोर्शन बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स दिस एंड दिस इज इतना। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 दे रखा है। किसी बच्चे को अगर ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि लार्जर पोर्शन हम किसको समझें, इस पर्टिकुलर पोर्शन को समझें या इन दोनों के थ्रू जो शॉर्टर, जो हमारे पास जो शॉर्ट टाइप का जो हमारे पास एरिया बन रहा होगा वो कौन सा होगा, तो उसके लिए समझने से पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 बोल रखा है। इसका मीनिंग है कि हमारे पास यहां से जो y की वैल्यू आ रही है हर कंडीशन में कैसी आने वाली है, पॉजिटिव, क्योंकि ये मॉडुलस लगा हुआ है। अब मॉडुलस के अंदर चाहे क्वांटिटी आपके पास नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, आपके पास जो वैल्यू आने वाली है y की वो कैसी रहने वाली है, पॉजिटिव ही रहने वाली है। बस इस छोटे से पॉइंट को अगर आपने समझ लिया तो ही आपको ये समझ में आ पाएगा कि एक्चुअल में ये जो बाउंडेड पोर्शन की बात कर रहा है वो कौन से वाला है। अगर हम स्मॉलर पोर्शन की बात करें तो स्मॉलर पोर्शन बाउंडेड वाला कौन सा है, ये वाला। लेकिन इन्होंने हमसे क्या बोल रखा है कि एरिया ऑफ लार्जर पोर्शन, तो बचा हुआ जो हमारे पास जो पोर्शन आ रहा है वो कौन से वाला हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। तो इस लार्जर पोर्शन के एरिया को इन्होंने कितना बता रखा है, 1/4 टाइम्स ऑफ बी पाई प्लस सी। बस इस छोटी सी बात को अगर आपने समझ लिया तो आपका ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम के अंदर अगर आपने बेसिक रफ फिगर को थोड़ा ढंग से बना लिया और उसको समझ लिया तो प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व होगा। तो हमने क्या करा, इस इक्वेशन को लिख लिया, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन थी हमारे पास y इक्वल टू x माइनस 1। हमें बस इस पॉइंट का पता लगाना है और इस पॉइंट का पता लगाना है, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, इस स्मॉलर पोर्शन को कैलकुलेट करके हम इस पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा हो जाएगा हमारे लिए। तो हमने क्या करा, यहां से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर लिया है। इस पॉइंट को एक तो भाई हमें पता लगाना है और एक इस पॉइंट को हमें पता लगाना है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, इस स्मॉलर पोर्शन को कैलकुलेट करके इसको हम पूरे के पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर देते हैं। तो लेट से अभी के लिए हमने इस स्मॉलर एरिया को किससे बुला लिया है, a1 से बुला लिया है, और अपने प्रॉब्लम को करना स्टार्ट करते हैं। ये a1 हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, और इस पॉइंट को अगर हम निकालना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, y इक्वल टू कितना था, 1 माइनस एक्स था, y इक्वल टू
ये 1 माइनस एक्स आ रहा है और हमने इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 में सेटिस्फाई करा दिया। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 25 इक्वल टू 0। ये कितना हो रहा है, 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 24 इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3, क्योंकि देख पा रहे हैं यहाँ पर ये माइनस का साइन भी है और यहाँ पर ये 1 आ रहा है, तो 4 माइनस 3 हमारे पास ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 12 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं x इक्वल टू, एक तो माइनस का ये प्लस का 4 आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट हमारे पास कितना हो रहा है, माइनस का 3। और y1 की वैल्यू अभी निकाल लेते हैं। अगर माइनस 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 4। और इसी तरीके से यहाँ पर ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अगर x की वैल्यू अगर 4 हो गई तो y की वैल्यू भाई हमारे पास कितनी आ रही है, 3। यहाँ पर हम पुट करके चेक कर सकते हैं, चाहे आप सर्कल की इक्वेशन के अंदर भी ये वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो सारी की सारी वैल्यू हमारी एग्जैक्टली करेक्टली आएंगी ही आएंगी। माइनस 3 था, ये हमारे पास 4 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई, तो अब हमने क्या करा, इस एरिया अंडर कर्व को कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम -3 टू कहां तक, 4 तक। तो ये -3 से लेकर 4 तक हमने किसको कैलकुलेट कर लिया, एरिया कवर्ड बाय दिस सर्कल। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25 माइनस का एक्स स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। और यहां से अगर हम यहां से लेकर यहां तक इसको इंटीग्रेट करें तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। तो उस केस के अंदर हमें इस पर्टिकुलर एरिया को, ये जो ट्राइंगल का एरिया जो बन रहा है जो कि एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको भी माइनस करना पड़ेगा। तो हम इसको माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस। बेस हमें समझ में आ रहा है इस ट्राइंगल के लिए कितना हो रहा है, क्योंकि ये पॉइंट तो कितना हमारे पास -3,0 और ये पॉइंट कितना हमारे पास 4,0। बिल्कुल क्लियर कट एक फ्लो के अंदर हम प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं। तो इस -3 से लेकर 1 तक इसका बेस कितना हो गया, 4 इंटू, और हाइट कितनी है हमारे पास, ये 4 आई रही है, माइनस हाफ ऑफ, इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास बेस कितना आ रहा है, 3, और हाइट कितनी आ रही है हमारे पास, 3। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसका इंटीग्रेशन आपको याद आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है आपके पास हाफ ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बस इस छोटी सी बात को बस आपको याद रखना होगा। तो इसको हमने यहां पर अप्लाई कर दिया, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 25 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 25, क्योंकि ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कितना हो गया हमारे पास, 5। बस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। और लिमिट कितनी कहां से कहां तक है, -3 से लेकर 4 तक। और यहां पर देखो थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, हाफ हम कॉमन ले सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 25। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस का 25 डिवाइडेड बाय 2, इतनी आ रही है हमारे पास वैल्यू अभी तक। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम लिमिट को पुट कर देते हैं। देखो लिमिट पुट करके हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हाफ को भाई हमने बाहर कर लिया है। यहां पर जब हमने 4 को पुट करा तो ये हो रहा है हमारे पास 4 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 3, मतलब 9 आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, प्लस यहां पर ये कितना हो जाएगा 25 साइन इनवर्स 4/5। और फिर जब हम लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस लगा के लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये -3 था हमारे पास। ध्यान से देखते हैं, इस -3 को जब हम यहां पर रखेंगे तो -3 हो रहा है, इंटू यहां पर 25 माइनस का एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 मतलब 16 मतलब 4 आ गया हमारे पास, और प्लस 25 साइन इनवर्स, ध्यान से देखते हैं यहां पर कितना आ जाएगा, -3 अपॉन का 5। ठीक है, इस चीज को भाई हमने कर दिया, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और माइनस का 25 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास चल ही रहा है। अब एक काम करते हैं, यानी ये जो हमने अभी कैलकुलेशन करी थी इसको हटा देते हैं। प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बस हमें कैलकुलेटिव पार्ट को देखना है। इनको भी हटा देते हैं क्योंकि अभी इनकी भी कोई ऐसी जरूरत है नहीं। देखते हैं, यहां पर देखते हैं, ठीक है ना। अब हम यहां पर इस माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान से देखते हैं, ये 3 इंटू 4 तो भाई हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस का था और एक माइनस यहां पर है, तो ये हमारे पास प्लस का 12 हो गया। इतनी बात समझ में आती है। उसके अलावा वो जो माइनस था बाहर, वो यहां पर भी आके लगेगा, वो हो जाएगा हमारे पास माइनस का, और क्योंकि ये साइन इनवर्स माइनस का 3/5 है, ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, प्लस का हो गया। अब हम देख रहे हैं यहां पर 25 साइन इनवर्स 4/5 प्लस 25 साइन इनवर्स 3/5, और ये 12 और 12 है भाई, 4 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा, 12।
तो 12 और 12 ये हमारे पास कितना हो रहा है, हाफ बार था ही, ये हो गया हमारे पास 24। और इन दोनों में से ही हमने क्या करा, 25 को कॉमन ले लिया और हमारे पास जो बच रहा है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5। भाई अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और माइनस में 25/2 चल ही रहा है अभी। इसका फॉर्मूला अगर आपको याद आ जाए, ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से गवर्न होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बस इस चीज को अगर आपने ध्यान में रखा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन इनवर्स ए इंटू ये हमारे पास आता है साइन ए कॉस बी, तो ये तो साइन ए ही, ये साइन बी है हमारे पास, तो कॉस बी कितना हो जाएगा हमारे 4/5 प्लस कॉस ए, तो ये हमारे पास कितना साइन है, तो ये कितना आ जाएगा 3/5 इंटू साइन बी, तो ये तो 3/5 है ही है। तो हम देख रहे हैं 16/25 9/25 और ये हो रहा है हमारे पास 25/25 मतलब 1 आ रही है, साइन इनवर्स 1 आ रही है। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है π/2। तो हम देख रहे हैं हमने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये कितना हो रहा है 12 प्लस 25 इंटू भाई π/2, तो देखो इसकी वजह से आ रहा था क्योंकि साइन इनवर्स 1 कितना होता है, ये π/2 रहता है हमारे पास, और एक ये 2 भी भाई यहाँ पर आ रहा है, तो टोटली हमारे पास कितना हो जाएगा 25π/4 और माइनस का ये 25/2 चल ही रहा था अभी हमारे पास। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो रहा है 24, तो हमारे पास आ रहा है ये 25π/4 माइनस का 1/2, इस टाइप की वैल्यू आ रही है। लेकिन ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास वैल्यू आ रही थी a1 की। अगर आप ध्यान से देखो ये क्या है, स्मॉलर पोर्शन। हमें किसकी बात करनी थी, लार्जर पोर्शन की। तो लार्जर पोर्शन बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ सर्कल को, और एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा हमारे पास πr²। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो एरिया अगर हम पूरे के पूरे सर्कल को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, तो कितना हो जाएगा πr², और हमें पता है सर्कल की रेडियस यहाँ पर कितनी बता रखी है 5, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 25 r का स्क्वायर। तो 25 पाई में से हमें इस a1 एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो भाई हमारे पास क्या आएगा, ये लार्जर पोर्शन आ जाएगा। तो हम लार्जर पोर्शन को निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं अभी के लिए, ये जो कैलकुलेशन अभी हमने यहाँ पर करी थी, समझ तो गई थे भाई, हम इसको यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं माइनस का 1/2 25, क्योंकि वही एडिशन आ रहा है वो यहाँ पर। तो अब हमने क्या करा, जो रिक्वायर्ड जो हमारे पास लार्जर पोर्शन आना चाहिए वो कैसे आएगा, a माइनस a1 करके। तो वो कितना हो जाएगा 25 पाई माइनस ये जितना भी जो हमने अभी कैलकुलेट करा है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। कितना हो जाएगा 25 π/4 और प्लस का 1/2, इस टाइप से हो गया हमारे पास। हमने एलसीएम ले लिया, वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, या ऐसा भी बोल सकते हो इंटू टू कर सकते हो। और जब एलसीएम ले लिया तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारे पास 100 पाई माइनस का 25 पाई और प्लस का 2 आ रहा है यहाँ पर। तो कितना हो रहा है ये 75 पाई प्लस का 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 4। अगर आप ध्यान से देखो, इन्होंने क्या बोल रखा है कि ये जो लार्जर पोर्शन है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी है 1/4 टाइम्स ऑफ बी पाई प्लस सी, बी पाई प्लस सी। तो अगर हम यहां से देखें और इसका अगर कंपैरिजन कर दें तो बहुत सिंपल से देखो 1/4 तो भारी हो गया है। बी की वैल्यू कितनी आ रही है 75 आ रही है ऑन कंपैरिजन विद दिस, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, 2 आ रही है यहाँ पर। तो हमें क्या पूछ रखा है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी। तो यार बी प्लस सी की वैल्यू कितना सिंपल से आप बता सकते हो, 75 प्लस 2 बोले तो 77, और यही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, बहुत सिंपल तरीके से ही हमने इसको सोचा और इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, इफ द एरिया ऑफ द रीजन, ये इन्होंने एक सेट थ्योरी के अकॉर्डिंगली एक रिलेशन दे रखा है, एक्स वाई इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1 and y is greater than equals to 0 but less than equals to a plus e to the power modulus of x minus e to the power minus x where a is greater than 0 is this much, then the value of a is, मतलब हमें a की वैल्यू को निकालना है और एरिया के थ्रू निकालना है। तो सबसे सिंपल सी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात भी जो है हमारे लिए वो ये है कि हम पहले एक ग्राफिकली इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है और हम देख पा रहे हैं जो पहला रिलेशन है वो क्या बोल रहे हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। तो हमने क्या करा, एक ऐसी एक रैंडम लाइन को ले लिया x इक्वल्स टू -1 वाली। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास -1, 0। और इसी तरीके से क्या बोल रहे हैं x लेस देन इक्वल्स टू 1, तो हमने एक और लाइन ले ली, ये हो जाएगी हमारे पास x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन, और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएगा 1,0 वाला पॉइंट। तो हमसे क्या बोल रहे हैं, x इज ग्रेटर देन, मतलब -1 से लेकर 1 के बीच वाला जितना भी जो एरिया है वो हमारे पास इस पर्टिकुलर रिलेशन से कवर अप हो रहा है। थोड़ा ऊपर तक खींच दिया। अब इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन दिस मच। अब जरा हम सोचते हैं इसके बारे में, ये पॉइंट अगर 0 0 है
और हम बोल रहे हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब हम इस पोर्शन से तो ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, इतनी बात तो भाई हमें समझ में आती है। जब हम लेस देन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम यहां की बात करते हैं, यहां की बात करते हैं इससे ऊपर के लिए, तो 0 से पहले तो हमें ये मॉडुलस कैसे ओपन करना पड़ेगा, हमें माइनस से ओपन करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है भाई हमें, क्योंकि x की वैल्यू कैसी होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है, और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें माइनस लगाना पड़ेगा। इतनी बात आती है भाई हमें समझ में। तो यहां पर ये e टू द पावर माइनस एक्स हो रहा है, और ये e टू द पावर माइनस एक्स है, लेकिन माइनस साइन के साथ है, ये प्लस के साथ है, तो ऑब्वियसली ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इतनी इंपॉर्टेंट बात को जैसे ही हम समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि y जो है 0 से पहले पहले तक, इस x इक्वल टू 0 वाली लाइन से पहले पहले तक कितनी वैल्यू अटेन कर रहा है, केवल a वैल्यू। तो हम देख पा रहे हैं कि हमने a को कोई एक रैंडम वैल्यू ले ली, क्योंकि हमें क्या बोल रखा है, a इज ग्रेटर देन 0 है, तो चाहे हम इस वैल्यू को यहां पर अटेन कर लें, चाहे हम यहां पर मान के चल लें, हमने एक लाइन को एज्यूम कर लिया, अभी के लिए उसको हम डॉटेड तरीके से बना रहे हैं, और इस लाइन को हमने क्या बोल दिया है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग y इक्वल टू a लाइन। तो क्योंकि हम देख पा रहे हैं 0 से तो ज्यादा है हमारे पास y की वैल्यू, बट लेस देन कितनी रह रही है, a, तो 0 तक, इस -1 से लेकर 0 तक तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है, y इक्वल टू a। लेकिन जैसे ही हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो हम यहां पर फिर से ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ही हम 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहां पर देखो, अगर हम x इक्वल टू 0 भी अगर वैल्यू ले रहे हैं, तो भी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही, a ही आ रही है। 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0, ये हमें यहां पर 1 वैल्यू देगा, और यहां पर भी ये 0 रखने पर ही हमें वैल्यू कितनी दे रहा है, 1 दे रहा है। 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास 0 आ रहा है, a आ रहा है हमारे पास वैल्यू। अब अगर हम x थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी अगर वैल्यू को अगर हम लेते हैं, तो हम ध्यान से देखते हैं, e टू द पावर 0.5 ले लेते हैं लेट से, तो e किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2.713 नाम की एक क्वांटिटी को। e का जो हमें सीरीज है वो हमें पता है वो कितनी होती है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये कहाँ तक जाती है, अप टू इन्फिनिटी तक। तो इससे जो हमें वैल्यू मिलने वाली होती है, हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं 2.713 के अप्रॉक्सीमेटली, वो वैल्यू हमारे लिए कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो किसी भी क्वांटिटी की अगर कोई भी ये अगर पॉजिटिव क्वांटिटी अगर हम देंगे, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ही क्वांटिटी आएगी, और वैसे भी हम जानते हैं एक्सपोनेंट से जो हमें वैल्यू मिलती है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी मिलती है, कभी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं मिलती है। अच्छा, यहां पर ये पहले से ही माइनस लगा हुआ है, लेकिन जब हम यहां पर 1/2 वैल्यू रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस हाफ। अगर हम हाफ की बात कर रहे हैं 0 से लेकर 1 के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन e टू द पावर हाफ। तो ऑब्वियसली वैल्यू यहां से भी हाफ मतलब पॉजिटिव आ रही है, लेकिन वो कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, लेकिन छोटी आ रही है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो यहां से ओवरऑल जो वैल्यू आने वाली है वो हमारे पास कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब समझने वाली बात बस इतनी है कि इस पूरे के थ्रू जो बनने वाला जो कर्व होना चाहिए, वो बनेगा तो e की पावर x के टाइप का ही, लेकिन क्योंकि ये जो फैक्टर हमारे पास इसके अंदर एडअप हो रखा है, या ये बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन कर रहा है ये, उससे जो हमारा कर्व है जितने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ बढ़ रहा था, उतने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ नहीं बढ़ पाएगा। बस ये एक छोटी सी बात हमें समझ में आनी चाहिए। एक बुक आती है ग्राफ्स के ऊपर, प्ले विद ग्राफ्स करके, और वो शायद अरिहंत पब्लिकेशन की है, वो बहुत ही अच्छी बुक दे रखी है। उसके अंदर उन्होंने ग्राफ्स के बारे में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, और दुनिया भर के ग्राफ उन्होंने उसके अंदर एक्सप्लेन कर रखे हैं। अगर वो ग्राफ वाली जो बुक है अगर आपने पूरी ही पढ़ ली तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसके स्टार्टिंग के 30-40 पेजेस को भी अगर कवर अप कर लेंगे, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ्स की है ना आपकी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ से आपका जो ग्राफ है e की पावर x की तरह ही बनेगा, लेकिन क्योंकि हम एग्जैक्ट नेचर अभी नहीं जानते हैं, तो हमने इसको e की पावर x के ग्राफ, क्योंकि एक्सपोनेंशियली इस तरीके से वो उठ रहा होता, उसे थोड़ा सा हमने छोटा बना दिया है। तो अभी क्या बोल रहे हैं, इसके थ्रू और इसके थ्रू जो कवर्ड एरिया होगा दैट इज कमिंग इक्वल टू दिस मच। तो हम समझ पा रहे हैं भाई y तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इससे ऊपर वाला ग्राफ चाहिए। एंड यहां तक का भाई हमारे पास जो एरिया रहेगा वो किन के बीच में बाउंडेड है, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1 वाली लाइन के बीच में। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं भाई यहां पर इतनी लेंथ तो भाई हमारे पास कितनी है, 1 है, और ये लेंथ हमारे पास कितनी है, y इक्वल टू a की वजह से ये a लेंथ आ रही है भाई हमारे पास, और ये एक रेक्टेंगल टाइप का सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर अगर हमें इस पूरे एरिया को अगर निकालना है, और इस पूरे एरिया को अभी के लिए लेट से अगर हम a बोल देते हैं, तो यहां पर ये छोटा सा रेक्टेंगल का एरिया तो भाई हमें समझ में आ रहा है वो कितना आ रहा है, a आ रहा है प्लस। उसके अलावा हमें यहां से लेकर यहां तक बस इस कर्व को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हम देख रहे हैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर 1 तक। 0 से लेकर 1 तक हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको, a प्लस e टू द पावर मॉडुलस x। अब यहां पर समझने वाली बात है, जब हम 0 से आगे बढ़ रहे हैं और 1 तक जा रहे हैं, तो पॉजिटिव x की बात कर रहे हैं, तो यहां पर मॉडुलस की जरूरत ही नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर x।
माइनस ई टू दी पावर, यहाँ पर ये माइनस एक्स है, यहाँ मॉडुलस का कोई तामझाम है ही नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं है, तो ये हमने इसको इजी तरीके से लिख दिया है। तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ए एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, और फिर एक्स के कोफिशिएंट से जब हम डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना, इतना हो गया। और ये 0 से लेकर 1 तक हमने इसको इंटीग्रेट भी कर दिया। कितना आ रहा है, ए प्लस, जब हमने 1 को रखा, अच्छा 1 को रखने से पहले हम देख रहे हैं -1 है, इस -1 की हमने इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब हमने अब ये 1 रखा तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है, ए प्लस ई टू दी पावर 1 बोले तो ये हमारे पास ई हो गया है प्लस, यहाँ पर भी जब हमने 1 रख दिया तो ई टू दी पावर -1 हो गया है, ठीक है जी, इतना हो गया। और उसके अलावा जब हमने लोअर लिमिट को रखा तो ये तो देखो 0 हो गया हमारे पास। उसके अलावा जब हमने यहाँ पर जब ये 0 रखा तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस जब हमने यहाँ पर भी जब ये देखो 0 रखा तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। बस इस छोटी सी बात को हमने ध्यान में रखा, और ये कितना हो जाएगा, पूरे के पूरे को अब हमने एडअप कर लिया, कितना हो गया, 2a हो रहा है, a प्लस ए 2a, और ये कितना हो रहा है, e प्लस 1/e, इसको 1/e बोल सकते हैं, और ये माइनस का देखो 2 हो रहा है हमारे पास, हाँ इतना हो रहा है हमारे पास। इसको और थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, ये हो रहा है हमारे पास e प्लस 1/e प्लस 2a माइनस का 2। अब ये हमारे पास क्या आया है, ये वो एरिया आया है जो कि इन्होंने एज पर कंडीशन हमसे पूछ रखा है, बता रखा है, और ये किसके इक्वल है, दिस मच के इक्वल। तो अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया को देखते हैं और इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं, मतलब थोड़ा मैनिपुलेटिव तरीके से अगर हम इसको लिख लें, तो हमने क्या करा, ई को सबसे डिवाइड कर दिया, ये कितना हो रहा है हमारे पास, ई प्लस ई को सबसे डिवाइड कर दिया, बेसिक जो हमारी मैथमेटिक्स है, प्लस 8 प्लस 1/e, और इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख लें तो ये क्या हो सकता है, e प्लस 1/e प्लस का 8। तो अब हम समझ पा रहे हैं इसको और इसको, क्योंकि ये दोनों के दोनों इक्वल बता रखे हैं भाई हमें एज पर द कंडीशन। अगर हम इन दोनों के दोनों को अगर इक्वेट करते हैं तो यार e प्लस 1/e तो भाई इससे इक्वेट हो ही पा रहा है। जो बचा हुआ है 2a माइनस 2 वो किसके इक्वल आ रहा है, 8 के इक्वल। तो उसको हम लिख लेते हैं, कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, 2a माइनस 2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 10/2 बोले तो 5 आ रहा है, तो a की वैल्यू ही इन्होंने हमसे पूछ रखी है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर है। और क्योंकि सिंगल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम है तो ये हमारे पास आंसर कितना हो गया, 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, लेट f इज अ फंक्शन सच दैट इट्स डोमेन एंड रेंज, ये बता रखी है इन्होंने, कोडोमेन बुला सकते हो आप इसको, रियल नंबर टू रियल नंबर, बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f of x plus y equals to f of x into f of y for all x y belonging to R if f dash 0 equals to 4a and f satisfies the relation f double dash x minus thrice time of a into f dash x minus fx equals to 0 where a is greater than 0, then the area of the region this much is how much। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है अगेन, लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से देखेंगे, इन्होंने कहीं पर भी आपको fx के बारे में नहीं बता रखा है। बस इसी छोटी सी बात को ध्यान में रखते हुए, और जो इन्होंने हमसे फंक्शन को देकर, इन्होंने हमें छोटे से फंक्शन को दे रखा है यहाँ पर, ये वाले इस फंक्शन वाले पार्ट को देकर इन्होंने हमें हमारे बेसिकली कॉमन सेंस को चेक करने की कोशिश करी है कि क्या हम प्रॉब्लम में उलझ जाएंगे या फिर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर इस पर्टिकुलर रिलेशन को देखते हुए क्या कोई फंक्शन एज्यूम कर पाएंगे अपनी तरफ से, क्योंकि फंक्शन को एज्यूम करना ही अपने आप में बहुत बड़ी टास्क होती है। तो हम देख रहे हैं, देखो हमें 2 क्लू मिले हुए हैं। पहला क्लू तो यहीं से ही मिला हुआ है कि f of x प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ वाई। अब चाहे तो आप इसे उल्टा भी पढ़ सकते हो, f of x इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। जैसे ही हम इस टाइप का रिलेशन देखते हैं, हमें कैसा पर्टिकुलर फंक्शन समझ में आता है, एक्सपोनेंट टाइप का, कि अगर हम e की पावर x को ले लेते हैं और इसके अंदर e की पावर y की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो e की पावर x इंटू e की पावर y, ये किस टाइप का फंक्शन बना रहा है, e की पावर x प्लस वाई। ये बिल्कुल क्लियर कट हमें समझ में आता है। जिस भी बच्चे ने बेसिक मैथमेटिक्स 11th क्लास की या 10th क्लास की पढ़ रखी है, उसको ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आने लग जाता है। लेकिन मान लो अगर एक क्लू से काम नहीं हो रहा है, तो आप दूसरा क्लू देख सकते हो कि इन्होंने अपने ऑप्शंस के अंदर भी इस तरीके की बात को बता रखा है कि e की पावर -1, e की पावर कौन सा है ये, e स्क्वायर प्लस 1 एंड e स्क्वायर माइनस 1 एंड e की पावर 4 प्लस 1 एंड e की पावर 4 माइनस 1। इस टाइप से भी इन्होंने आपको हिंट देने की कोशिश करी कि आप इस चीज को समझो कि हमें जो यहां से जो फंक्शन को एज्यूम करना है, क्योंकि देखो यहां पर इन्होंने इसको तो देखो बता रखा है, लेकिन क्या यहां से
हमें अपना fx कैलकुलेट होता हुआ दिखाई दे रहा, नहीं समझ में आ रहा है। और उसके अलावा इन्होंने f' 0 बता रखा है, यहाँ पर fx का जिक्र नहीं कर रखा है, लेकिन fx के बारे में क्या बता रखा है कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है और रियल नंबर से रियल नंबर के लिए सब तरीके से ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह यहां पर भी इस रिलेशन को भी ये ऑल एक्स वाई के लिए, एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर आर के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। बस इस छोटी सी कॉमन सेंस को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रॉब्लम को करना स्टार्ट करते हैं। हमें समझ में आ रहा है कि अगर इस पर्टिकुलर रिलेशन को अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा फंक्शन एफ एक्स, तो ऑब्वियसली जो हमारा एफ एक्स है कुछ ई टू दी पावर लैम्डा एक्स टाइप का सा रहा होगा। अब ये लैम्डा की जगह आप ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, सी ले सकते हो, क्योंकि ए पहले से ही मेंशन है तो इसलिए हमने यहां पर लैम्डा ले लिया। बी भी ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आखिर हमने यहां पर ये कांस्टेंट क्यों लिया? क्योंकि हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली फंक्शन ई की पावर एक्स रहा होगा या इसके साथ कोई कांस्टेंट इधर उधर चिपका हुआ होगा। तो हमने अपनी सेफ्टी के लिए एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा इसके अंदर ले लिया है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा, एफ एक्स ले लिया है तो ये ऑब्वियसली इस टाइप के रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, f'0 की वैल्यू कितना बता रहे हैं, 4a बता रहे हैं, तो हमने क्या करा, सबसे पहले f' निकाल लिया। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा इंटू ई टू द पावर लैम्डा एक्स, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो ई टू द पावर लैम्डा एक्स हो जाएगा, फिर इसको भी चेन रूल के अकॉर्डिंगली करेंगे तो वहां से लैम्डा आ जाएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, f'0, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। एक्स की वैल्यू को हमने 0 पुट कर दिया, तो ई टू द पावर लैम्डा इंटू 0, ई टू द पावर 0 1 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, लैम्डा, जो कि किसके इक्वल आ रही है, 4a के इक्वल। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 4a। तो हमारे पास जो बनने वाला जो फंक्शन है f ऑफ x का, वो यहां से हम रिप्लेस करके कैसा बना देंगे, ई टू द पावर 4ax। बस इस चीज को बस अब हमें समझ के चलना है, क्योंकि लैम्डा हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर रखा था, a इन्होंने प्रॉब्लम के अंदर गिवन कर रखा है। तो हमारे बनने वाला जो फंक्शन है कुछ इस टाइप का सा बनता हुआ आ रहा है। अब इसके आगे चलते, हमने इस रिलेशन को पकड़ लिया। अगर हम इस रिलेशन के अंदर यहां से वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो f' की वैल्यू भाई यहां से अब क्या आ रही होगी हमारे पास, ध्यान से देखते हैं। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ रही है 4a इंटू ई टू द पावर 4ax, और उसके अलावा f'' की वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि हमें f'' भी चाहिए, एक f' चाहिए। आप वो यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 4a आ रही है, लेकिन ठीक है हमने एक बार और कैलकुलेट कर लिया है। उसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16a² ई टू द पावर 4ax। बस इस चीज को बस हमें ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों ही वैल्यूज को इस रिलेशन के अंदर पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन ऑफ fx अभी भी नहीं पता है। इन्होंने डिफरेंशिएबिलिटी की बात करी, हाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके के रिलेशन को भाई हम कैलकुलेट करने के लिए चल रहे हैं, हम वो वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां से देखते हैं, 16a² ई टू द पावर, इस रिलेशन के अंदर हम पुट कर रहे हैं, यहां से देखते हैं, ई टू द पावर 4a माइनस थ्राइस टाइम ऑफ a इंटू f'(x) की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 4a ई टू द पावर 4a एंड माइनस ई टू द पावर, नहीं यहां पर भी हमें क्या दे रखा है, हाँ ई टू द पावर 4ax। अच्छा x तो लिखा ही नहीं यहां पर हमने, x भी आएगा और यहां पर भी x आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि x का फंक्शन चल रहा है, x की वैल्यू 1 तो ली नहीं है, जो भाई वो गायब हो जाएगा यहाँ से। तो अब हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी इक्वेशन में से ई टू द पावर 4ax तो भाई हम कॉमन ले सकते हैं, और बच कितना रहा है हमारे पास, 16 का a² माइनस का ये कितना हो रहा है, 12a², और यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, कितना हो रहा है, ई टू द पावर 4ax, कितना हो रहा है, 4a² माइनस का 1 इक्वल टू 0, इतना ही आ रहा है। अब यहाँ समझने वाली बात फिर से आती है, कॉमन सेंस का इन्होंने काफ़ी अच्छा यूज़ कर रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सपोनेंट वाला जो फंक्शन है भाई, वो तो 0 वैल्यू आएगी नहीं भाई हमारे पास। ऑब्वियस ही बात है कि इसकी वजह से फंक्शन भाई हमारा 0 हो रहा होगा। अगर इसकी वजह से अगर फंक्शन 0 हो रहा होगा तो हम देख पा रहे हैं कि भाई जब ये 0 नहीं है तो इसको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसको इक्वल टू 0 जब हम पुट करेंगे तो हम देख रहे हैं a की वैल्यू क्या आ रही है, +- हाफ। अब यहाँ पर एक और कंडीशन इन्होंने क्या बता रखी है, a इज ग्रेटर देन 0। सब चीज़ों को जब हम एक रिवर के फ्लो की तरह जब ध्यान में रखते हुए जब चलते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रॉब्लम सही में एक फ्लो के अंदर सॉल्व होती हुई जा रही है। तो यहां से हम प्लस माइनस में से केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू को ही एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि क्या बता रखा है, a इज ग्रेटर देन 0। तो a की वैल्यू हाफ आ गई। जैसे ही a की वैल्यू हाफ आ गई, हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ x उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं है f ऑफ x की वैल्यू, लेकिन ठीक है चलो भाई हम निकाल लेते हैं। e टू द पावर 4a, a कितना है, हाफ है हमारे पास,
और x हो गया ये हमारे पास, तो कितना हो रहा है e टू द पावर 2x। तो ये fx की वैल्यू आई है e टू द पावर 2x। अब हम अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम पे आते हैं। इन्होंने क्या बोला है, देन द एरिया ऑफ द रीजन दिस मच, जिसमें y क्या बता रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 0 बता रखा है, बट लेस देन इक्वल टू f ऑफ ax बता रखा है। अगर हम f ऑफ ax को निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां से देखेंगे e टू द पावर ट्वाइस टाइम ऑफ fx, तो कितना आ रहा है e टू द पावर 2x आ रहा है, तो ax कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ax, और a की वैल्यू तो अभी अभी आपने कैलकुलेट करी है कितनी है, हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा e टू द पावर 2 इंटू हाफ इंटू एक्स, और अल्टीमेटली कितना आ रहा है e की पावर x। तो ax की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, e की पावर x। अब अगर हम एक छोटा सा ग्राफ अगर ड्रॉ कर लेते हैं अपने इस बनने वाले एरिया के लिए, तो हम देख पा रहे हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो देखो 0 है, तो x 0 वाली लाइन ये हो गई, x 2 वाली लाइन कोई हमने इस तरीके से मान ली है, ठीक है, ये मान ली x इक्वल टू 2 वाली लाइन, ये पॉइंट हो गया हमारे पास 2,0। बहुत सिंपल प्रॉब्लम पूछ रखे हैं इन्होंने ये मेंस लेवल पर। और यहां पर y को क्या बोल रखा है, ग्रेटर देन, तो देखो 0 है ये, और लेस देन इक्वल टू f ऑफ ax है, तो f ऑफ ax कितना आता है e की पावर x, और e की पावर x का तो ग्राफ भाई हमें पता है कुछ इस टाइप का सा रहता है, तो यहां ये हमने ये डार्क कर दिया है, क्योंकि रिक्वायर्ड एरिया हमें बस इतना ही चाहिए, क्योंकि x की इन बाउंड्री के अंदर एंड y की इन बाउंड्री के अंदर हमें बस एरिया चाहिए। हमें ये भी पता है कि ये पॉइंट कितना रहा होगा, ये पॉइंट रहा होगा 1,0, क्योंकि e टू द पावर x वाला जो ग्राफ है y एक्सिस पर किस पॉइंट पर कट करता है, x इक्वल टू 0 पर और y इक्वल टू 1 पर, ठीक है ना, ठीक है, चलो इतनी बात हो गई। इस पॉइंट को हमें निकालने की वैसे जरूरत है नहीं, जो कि अभी तक समझ में आ रहा है, तो हमें बस क्या करना है, इस ग्राफ को या इस कर्व को हमें इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक, वो हमें क्या दे देगा, रिक्वायर्ड एरिया। तो लेट से हमने उस रिक्वायर्ड एरिया को, अच्छा इन्होंने बोल भी रखा है कि क्या है, रीजन आर है, आर से रिप्रेजेंट कर रखा है, इंटीग्रेट कर देते हैं कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा e की पावर x के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, जाएगा e की पावर x और लिमिट लगा दी 0 से लेकर 2 तक, कितना हो जाएगा e की पावर 2 और 0 लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। कुछ ज़्यादा ही इन्होंने सिंपल से प्रॉब्लम को लास्ट में पूछ रखा है, स्टार्टिंग में थोड़ा सोचने समझने की ये जो चीज़ इन्होंने पूछ रखी थी वो थोड़ा सा ट्रिकी थी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है, बेसिक कॉमन सेंस है, तो आप उसको ईजिली समझ सकते हैं। तो हमारे पास यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, और हमें पहला ही ऑप्शन इन्होंने जिसके अंदर बोल रखा है e² - 1, जो कि हमारा करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ अब हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द सर्कल x - 2√3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 12 एंड आउटसाइड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2√3x। अगेन बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, बस हमें कर्व को ड्रॉ करना आना चाहिए। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को भाई देखो ड्रॉ कर लिया आपने, और यहां पर सबसे पहले भाई हमने इस सर्कल को देखा, भाई हमें इसके सेंटर पॉइंट समझ में आ रहे हैं 2√3 एंड 0। तो लेट से यहां कहीं पर भाई हमने इसको एज्यूम कर लिया 2√3 एंड 0, इसके सेंटर पॉइंट हो गए। और अगर हम रेडियस को भी देखें तो 12 बेसिकली किसका स्क्वायर है, 2√3 का स्क्वायर ही 12 होता है। तो ऑब्वियसली ये जो सर्कल बन रहा होगा वो कुछ इस टाइप का सा सर्कल बन रहा होगा। हमने एक बेसिक रफ फिगर को बना लिया, हम भी देखो देख पा रहे हैं ये सर्कल थोड़ा सा गड़बड़ टाइप से बना है, लेकिन हाँ ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग इसमें हो पा रही है। ये जो पॉइंट आ रहा होगा ये हमारे पास कितना आ रहा होगा 2√3, ये हो जाएगा 4√3, 0, क्योंकि ट्वाइस द रेडियस। अब इसके अलावा ये क्या बोल रहे हैं हमसे, एक पैराबोला के लिए बोल रहे हैं y स्क्वायर इक्वल टू 2√3x। अगर हम पैराबोला को ड्रॉ करते हैं तो उससे पहले हम देख लेते हैं 2√3x। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म 4ax से अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास जो a की जो फोकस की जो वैल्यू आ रही है √3/2 वो यहाँ कहीं पे आ रही होगी। तो ऑब्वियसली जो पैराबोला है वो इसके बाहर तो नहीं निकल पा रहा होगा, वो इसके अंदर से ही जा रहा होगा। तो पैराबोला कुछ इस टाइप का सा बन रहा होगा। हमने इस वीडियो से पहली वाली जो वीडियो है, जो फर्स्ट वीडियो बनाई है हमने एरिया अंडर कर्व के अंदर, उसमें इस टाइप का एक प्रॉब्लम देखा था। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ही क्या हो रहा है, इस टाइप का पैराबोला बन रहा है, इस टाइप का सर्कल बन रहा है, और ये क्या बोल रहे हैं, द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द सर्कल बट आउटसाइड द पैराबोला। तो ऑब्वियसली वो कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, वो इस एरिया की बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, इस एरिया को निकाल सकते हैं भाई हम। बस हमें क्या करना है, क्योंकि सिमेट्रिकली ये प्लेस्ड है, तो ऑब्वियसली हमें बस इस पॉइंट को कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये पॉइंट तो भाई हमारे पास आ ही रहा है, कितना है 0 0। तो हमने क्या करा, बस y की वैल्यू को जो यहाँ से निकल रही है वो उसको यहाँ पर पुट कर दिया है। तो हमारे पास इक्वेशन कितनी हो रही है, x माइनस, इसको ओपन कर लेते हैं हम, x² प्लस का 12 माइनस
4√3x और प्लस का वाई स्क्वायर है तो वो तो यहाँ से आ ही जाएगा, कितना 2√3x इक्वल्स टू 12, 12 से 12 कैंसिल आउट हो रहा है और एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है 2√3x। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट हमारे पास कितना आ रहा है, देखो यहाँ से x इक्वल्स टू या तो 0 आ रहा है या 2√3 आ रहा है, ये पॉइंट ले लिया हमने 2√3 और अगर x 2√3 है तो ऑब्वियसली y भी कितना आएगा भाई 2√3, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। x तो पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने अपने एरिया को लिख लिया। हम देख पा रहे हैं जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आने वाला है ये बड़े वाले कर्व में से अगर हम ये नीचे वाले से कर्व को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और लिमिट भाई हमारे पास सेम ही रहनी है, कहां से कहां तक 0 से लेकर 2√3 तक, क्योंकि x की वैल्यू कहां तक जा रही है 2√3 तक। इसी बात को बस हमें समझना है। अच्छा तो 2√3, अच्छा यहां पर ही ये हमारे पास आ रहा होगा, ये 2√3 यहाँ पे ना आके बेसिकली ये कहाँ पर ये कोइंसाइड कर रहे हैं, इस वाली पॉइंट तक कर रहे हैं। समझने की बात है, बस हम ये समझ पा रहे हैं, ठीक है। 2√3 हो गया तो हमारे पास एरिया कैसे निकल रहा है, √12 माइनस x माइनस 2√3 का स्क्वायर dx, और dx लगाने की जरूरत नहीं, लास्ट में लगा देंगे, ये हो जाएगा इतना माइनस, और ये y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √2√3x। मुझे लगता है अधिकतर बच्चे जो कंफ्यूज हुए होंगे वो यहाँ पर हुए होंगे कि रूट के ऊपर भी भैया इन्होंने रूट कैसे लगा दिया। वैसे खैर लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं, बस इसे कैलकुलेशन के अंदर बस हमें देखना होगा कि किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अगेन इसको तो देख के भाई हमें समझ में आ रहा है कि एक फॉर्मूला है भाई हमारे पास, √a² माइनस x² dx का इंटीग्रेशन कितना है ये हमारे पास, हाफ ऑफ, लिख लेना चाहिए जिससे कि आपको सोचने में दिक्कत ना हो और प्लस माइनस में गलती ना कर दें, a² साइन इनवर्स x अपॉन a। इसको बस आपने अपने मन में रखा और आपने इसको पर्टिकुलरली यहां पर अप्लाई कर दिया। तो इंटीग्रेशन के लिए जब यहां पर अप्लाई करा तो कितना हो गया, हाफ ऑफ x इंटू √a² माइनस x²। ध्यान रखना है कि a² माइनस x² है तो जो x को रिप्रेजेंट कर रहा है वही चीज बाहर आ रही है। यहां पर x को रिप्रेजेंट करने के लिए x माइनस √3 का स्क्वायर है, बस इस चीज को ध्यान में रखना है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 2√3 इंटू अंडर ऑफ, ये पूरा का पूरा आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस x माइनस 2√3 एंड होल स्क्वायर, ठीक है ना, यही हो रहा है हमारे पास, प्लस a²। अच्छा a² तो भाई हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, इंटू साइन इनवर्स, एक काम करते हैं, ये सब तो भाई हमें पता है ही, इन सबको हटा देते हैं, और फॉर्मूला तो भाई हमें रटा हुआ है ही पूरा का पूरा, इन सबको हटा दिया और ये हमारे पास हो जाएगा x बोले तो यहां पर कितना हो जाएगा हमारे पास, अगेन x नहीं है ये क्या है हमारे पास, x माइनस 2√3, और a कितना हो रहा है हमारे पास, देखो ध्यान से देखेंगे 12 का अंडर रूट बेसिकली कितना हो रहा है हमारे पास 2√3, यही हो रहा है हमारे पास। अब इसको देख लेते हैं, यहां पर ये बेसिकली क्या बता रहे हैं, 2 की पावर हाफ बोले तो √2 इंटू, और ये √3 की पावर 1/2 है तो इसे हम बोल सकते हैं 3 की पावर 1/4। हम जितना क्लियरली अपने प्रॉब्लम को समझते हुए चलेंगे उतना जल्दी वो भाई हमसे सॉल्व हो जाएगा। और ये √x है और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो भाई ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन का 3/2। बस इतनी छोटी सी बात थी जो कि हमें समझनी थी, और ये तो भाई यहां पर ही ब्रैकेट बंद हो गया इसका, यहां पर ये हो गया, और इस पूरे के ऊपर हम कितनी लिमिट लगा रहे हैं, 0 से लेकर 2√3 तक, 2√3 तक, और यहां पर भी भाई हम सेम टू सेम वही कर रहे हैं, 0 से लेकर 2√3 तक, ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब क्योंकि हमें इतना पता है कि इस एरिया को तो केवल हम इतने एरिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भाई ये नीचे वाला एरिया भी तो भाई हमें निकलेगा ना, तो हमने क्या करा, इस पूरे के पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे के पूरे में। तो जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये एक तो हाफ हट जाएगा भाई हमारे पास से, और ये 2 जब अंदर जाएगा और ये 2 जब ऊपर जाएगा तो हम समझ पा रहे हैं यहां पर एक 2 तो 3/2 वाला ऊपर जाएगा, और एक 2 ये वाला जब अंदर जाएगा तो हमारे पास कितना आ रहा है 4। बस इस चीज को समझना है, ठीक है ना, इतना हो रहा है हमारे पास। अब हमने लिमिट को रखना स्टार्ट करा, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। जब हमने अपर लिमिट को जब पहले रखा तो जब यहां पर 2√3 रखेंगे ये तो 0 हो रहा है, अंदर भले ही चाहे कुछ भी बनता रहे, तो ये 0 हो गया, बचेगा केवल और केवल इतना ही, और ये 2√3 हो रहा है तो यार ये भी देखो 0 हो रहा है, तो पूरा का पूरा ये हमारे पास अपर लिमिट रखने पर 0 हो रहा है। अब हम लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट कितनी है, 0 है, 0 को रखा तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 2√3 इतना आ रहा है, और उसके अलावा यहां पर जब हमने 0 रखा तो माइनस 2√3 का होल स्क्वायर मतलब 12 हो रहा है, 12 माइनस 12 ये भी कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो शुरुआत बेचारी 0 से ही हो रही है, प्लस उसके अलावा 12 इंटू
अब ये जीरो नहीं आ रहा होगा क्योंकि जब हमने x इक्वल टू जीरो रखा तो माइनस -2√3 उड़ गया, ये -1 हो गया, π/2 हो गया, कैसा माइनस का। तो कितना आ रहा है हमारे पास माइनस का π/2, इतना लिख लिया ये हमने, ठीक है ना। एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट ये, हाँ एक ब्रैकेट ये वाला हो जाएगा माइनस। अब असली मजा आएगा यहाँ पर, 4√2 3 की पावर 1/4 होल अपॉन 3 इंटू, जब x की पावर 3/2 में पहले तो भाई हमें क्या रखना पड़ेगा अपर लिमिट, क्योंकि लोअर लिमिट जब हम रखेंगे तो ये तो जीरो होना ही होना है। तो यहां पर ये माइनस का साइन ये लगा हुआ है क्योंकि हमने माइनस किया है पैराबोला के इस पर्टिकुलर एरिया को। तो जब 2√3 रखा तो जरा ध्यान से देखो, 2√3 की होल पावर 3/2 हो रही है। इसको जरा एनालाइज करते हैं यहाँ पे, 2√3 की होल पावर 3/2 बहुत मजेदार है। तो इसको हम बोल रहे हैं 2 की पावर 3/2 इंटू √3 की पावर 3/2। ध्यान से देखो, 2 की पावर 3/2 को हम बोल सकते हैं 2√2 एंड √3 की पावर 3/2 बोले तो 3 की पावर 1/2 की होल पावर 3/2। और ये तो भाई हमने बचपन में सीखा है क्या, a की पावर b की होल पावर c इक्वल टू a की पावर b इंटू सी। मतलब अगर पावर की भी अगर होल पावर हो जाए तो आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। बस इस छोटे से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कितना हो जाएगा 3 की पावर 3/4, क्योंकि ये 1/2 है और 3/2 है ही, तो ये 3/4 हो जाएगा। तो यहां पर अल्टीमेटली इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इस पर्टिकुलर की वैल्यू ये यहां पे लिख देते हैं, इसको हटा के 2√2, क्योंकि 2 की पावर 3/2 था, इंटू 3 की पावर 3/4। अब जरा ध्यान से देखो यार, 3 की पावर 1/4 है, 3 की पावर 3/4 है, और मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या हो जाती है, एडअप हो जाती है। 1/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचे एक 3 है ही, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनने वाला 3 होगा वो इस 3 को कैंसिल आउट कर देगा। ये बात समझने की है। और ये कितना आ रहा है भाई हमारे पास, 4 दूनी 8, 2 तो 16 आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ पर बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 2 से हमने 12 को उड़ा दिया 6 टाइम, और ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो गया, तो कितना हो रहा है 6π, ये माइनस था ही बेचारा, ये तो उड़ ही ना पाया इससे, तो 6π माइनस का 16 आ रहा है हमारे पास। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए। तो देखो 6π माइनस 16, देखो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए हमें 3π ऐसे करके दे रखा है, -8 + 8 इस टाइप से दे रखा है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 6π माइनस का 16, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, समझने की देरी बस हमें होती है कभी कभी, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व होती चली जाती है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ अब हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, लेट द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व्स मॉडुलस ऑफ y इक्वल्स टू 1 - x² एंड x² + y² इक्वल्स टू 1 बी अल्फा इफ 9 अल्फा इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ पाई प्लस गामा, वेयर बीटा एंड गामा आर इंटीजर्स, देन द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स। अगेन बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, बस आपको करना क्या है, थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अपने माइंड में रखना है, और यहाँ पर ये जो हमें 2 कर्व्स दे रखे हैं, इन दोनों ही कर्व्स को बस आपको ड्रॉ करना है। आपने क्या किया, सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है, और आप देख पा रहे हैं कि ये तो एक हमारे पास सर्कल टाइप से बन रहा है, जहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास कितना आ रहा है 1,0, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास 0,1, सॉरी, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास -1,0, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 0,1, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास 0,-1। ये पॉइंट तो हम सभी जानते हैं कितना है, ओरिजिन पॉइंट है 0,0। इसके अलावा जब हम इस कर्व की बात करते हैं तो ये कर्व या तो y इक्वल्स टू 1 - x² करके लिखा जाएगा, क्योंकि जब हमने मॉडुलस को प्लस से हटाया तो फिर हमारे पास ऐसा कर्व आएगा, और हमारे पास एक कर्व आएगा -y इक्वल्स टू 1 - x², जब हमने मॉडुलस को माइनस से हटाया। तो यहाँ पर इस कर्व को हम कैसे लिख सकते हैं, x² इक्वल्स टू 1 + y। तो एक कर्व तो हमारे पास ऐसा हो रहा है और एक कर्व हमारे पास ऐसा हो रहा है, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सिमेट्रिसिटी आ जाएगी हमारे पास, y इक्वल्स टू x² माइनस 1। तो हमारे पास ये 2 कर्व्स आ गए हैं। इन दोनों ही कर्व्स को अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो हम देख रहे हैं ये वाला ये जो कर्व है तो ये भी पूरा पैराबोला और ये भी पैराबोला, और ये दोनों के दोनों हमें y एक्सिस के ऊपर ही बनाने, y एक्सिस के लिए ही बनाने हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x² होने की वजह से जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कैसी होती है, x² इक्वल्स टू 4ay। उसमें माउथ ओपनिंग अपवर्ड हम डायरेक्शन रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर माउथ ओपनिंग अपवर्ड रहेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब x इक्वल्स टू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है -1।
तो ऑब्वियसली हमारे पास बनने वाला जो पैराबोला होगा वो कुछ इस टाइप का सा होगा। तो अगर हम इसे बनाएंगे तो हम देख पा रहे हैं कि जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी हो रही है 0। तो ऑब्वियसली ये जो हमारा पैराबोला है ये कुछ इस टाइप से यहां से पास होता हुआ जा रहा होगा। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। अब उसके अलावा जब हम इस पर्टिकुलर पर आते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव होने की वजह से ये पैराबोला कैसा बनेगा, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। और हम देख रहे हैं जब x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो ऑब्वियसली जो इसका जो वर्टेक्स रहेगा वो कहां पर रहेगा 0,1 पर, और माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा। उसके अलावा जब हम x की वैल्यू 1 या -1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 0, क्योंकि जब ये 1 हो जाएगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ये कहां से पास हो रहा होगा, इस पॉइंट से भी पास हो रहा होगा। बस इस छोटे से कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो हमारे पास बनने वाला पैराबोला कुछ इस टाइप का सा आ जाएगा। अब ये पैराबोला हो गया, ये वाला, ये जो अंदर वाला है, और बाहर वाला ये हमारे पास सर्कल हो ही गया। अभी क्या बोल रहे हैं, लेट द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स। अब तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों ही कर्व्स के बीच में जो एनक्लोज्ड एरिया है वो ये एरिया हो जाएगा। और हम ये भी देख पा रहे हैं ये जो चारों पार्ट हैं ये सिमेट्रिक हैं। अगर हम किसी केवल एक ही पार्ट के एरिया को निकाल देते हैं और उसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक तरीका तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया को कैलकुलेट करने का। दूसरा तरीका है हमारे पास जो कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी पड़ता है हमारे पास, कि अगर हम पूरे के पूरे इस सर्कल के एरिया में से माइनस कर देते हैं 4 टाइम्स ऑफ एरिया कवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर पैराबोला, तो हम इस तरीके से भी इसका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो निकाल सकते हैं। तो हमने सबसे पहले मेथड 1 को देखा। मेथड 1 में हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर अल्फा बोल रहे हैं हम इसके रिक्वायर्ड एरिया को, तो हम कैसे निकाल रहे हैं 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, और 4 को हमने बाहर कर लिया है फ्रॉम, हम देख रहे हैं 0 से लेकर 1 तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं सर्कल को, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं कौन सा एरिया, इस पैराबोला का। और ये वाला पैराबोला किसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, इसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। बोल रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से लेकर 1 तक। तो एक मेथड तो हमारे पास ये है, और इस पर्टिकुलर एरिया को हम कौन सा एरिया बोल रहे हैं, ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, और ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है चारों के चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर। तो इसका हमने 4 टाइम्स ले लिया, तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक कंपैरेटिवली इजी मेथड है हमारे पास, जिसको हम मेथड 2 बोल रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या बोल रहे हैं, हमें पता है कि इस पूरे के पूरे सर्कल का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बचपन में सिखाया जाता है। किसी भी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर अगर हम यूज़ कर लेंगे, और हमें आर की वैल्यू अगर हमें पता हो, जो कि हम देख भी पा रहे हैं, रेडियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है। तो अगर हम पूरे के पूरे सर्कल के एरिया में से ये जो पैराबोला के थ्रू जो कवर्ड एरिया है उसको अगर माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास तब भी रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें इसके अकॉर्डिंगली भी ये 4 टाइम्स दिस मच का मतलब कितना हो गया, पाई एरिया, जो कि उतना ही आने वाला है। और ये 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिकली इससे। तो हम क्या कह रहे हैं, सेकेंड मेथड के अंदर सर्कल के एरिया में से हम 4 टाइम्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कवर अप होने वाले पैराबोला के एरिया को माइनस कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक। बस ये सिंपल से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, पाई माइनस 4 टाइम्स ऑफ हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेकर 1 तक। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा पाई माइनस, और 4 तो रहेगा ही एज इट इज, और हमने अपर लिमिट को लगाया, कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3। और उसके अलावा हम देख रहे हैं 0 को अगर हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो ऊपर का पूरा 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट लगाने का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है हमारे पास पाई माइनस, देखो 1 माइनस 1/3 2/3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 8/3। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ रही है पाई माइनस 8/3। और हमें किस टाइप का एक्सप्रेशन चाहिए, कुछ 9 अल्फा इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ पाई प्लस गामा टाइप की हमें इक्वेशन चाहिए।
तो हमने क्या करा, इस पूरी की पूरी इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई कर दी, हो जाएगा 9 अल्फा इक्वल्स टू 9 पाई माइनस, और जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 9 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 24। इसको जब हम कंपेयर करेंगे अपनी गिवन इक्वेशन से 9 अल्फा इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ पाई और प्लस का गामा, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू तो आ रही है हमारे पास 9 और गामा की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 24, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ 9 माइनस माइनस का 24, और देख भी पा रहे हैं पॉजिटिव में ही आ रहा है, 24 और 9 कितना हो जाएगा 33। तो 33 हमारे पास क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये एरिया तो है नहीं, एरिया तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो एरिया कितना आ रहा था हमारे पास पाई माइनस 8/3, लेकिन हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना आ रहा है 33, क्योंकि हमसे पूछा गया था मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। तो 33 यहाँ पर भी हमें बता रखा है क्योंकि सिंगल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स x टाइम्स ऑफ 1 + y² इक्वल्स टू 1 एंड y² इक्वल्स टू 2x इज। बहुत सिंपल है, बस अब हमें करना कितना है, बस कि हम रिक्वायर्ड जो फिगर होनी चाहिए वो बस बना लेते हैं। हमने एक रफ फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश करी, और क्योंकि देखो ये तो देख के भाई हमें समझ में आ रहा है कि ये किस टाइप का है, माउथ ओपनिंग राइट वर्ड टाइप का ये हमारे पास पैराबोला आ रहा है, y² इक्वल्स टू 2x। लेकिन अगर हम इस कर्व की बात करें, ऐसा हमने जनरली देखा नहीं है, केवल इतना देख रखा है xy इक्वल्स टू 1 टाइप का हमने कर्व देख रखा है। इसको भी अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ये जो कर्व है आपको कुछ इस टाइप का सा ड्रॉ होता हुआ दिखाई देगा। आप कुछ कुछ वैल्यूज़ को ड्रॉ करके आप इसके अंदर देख सकते हैं, तो आपको ये जो कर्व है कुछ इस टाइप से ड्रॉ होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमसे बोला गया है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। तो एक कर्व ये हो गया, एक कर्व ये हो गया हमारे पास। तो अगर हम देखते हैं बाउंडेड एरिया, तो हमारे पास वो कौन सा आ जाएगा, वो केवल और केवल यही वाला हो जाएगा। अब ये पॉइंट तो भाई हमें पता है कि ये कितना है 0 0। हमें ये दो पॉइंट्स निकालने की जरूरत है। अगर हम ध्यान से देखें ये दोनों पॉइंट भी सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगे, और ये पॉइंट भी भाई हम निकाल लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर अगर हमें y इक्वल टू अगर 0 पुट करना है तो ये पॉइंट हमारे पास कितना हो गया 1, 0। इतनी भी बात समझ में आती है। बस ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना है, तो हम इन दोनों को सेटिस्फाई करा लेते हैं। यहाँ पर ये कितना हो रहा है x टाइम्स ऑफ 1 + 2x इक्वल्स टू 1। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, x + 2x² इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा 2x² प्लस का x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। 2 1 हो जाएगा, और 2 × 1 2 हो रहा है, और 2 - 1 कितना हो रहा है हमारे पास 1 हो रहा है। यहाँ पर 1 आ रहा है और ये माइनस का साइन ही है, तो बोल सकते हैं 2x² प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन ले लिया तो कितना हो रहा है x + 1 माइनस का 1 कॉमन, तो x + 1। तो हमारे पास एक तो x इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आ रही है -1, और एक हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है x इक्वल्स टू ½ इतनी वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो कर्व है हमारे पास, ये जो कर्व है हमारे पास इस पर्टिकुलर पैराबोला को केवल और केवल पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर ही इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ये तो एब्सर्ड रिजल्ट आ रहा है, इसको तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमें कौन सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू ½ वाला। तो हमने x इक्वल्स टू ½ को जब लिया, यहाँ पर ½ रख देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है +/- 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास ½ एंड -1, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में है हम, तो इस वजह से x की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं ली जा सकती। बस अब हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई हमें नज़र आ रही है। अब इसको देखो सॉल्व करने के देखो दो तरीके अगेन, क्योंकि ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो या तो हम यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और इतने से इतने कर्व का पहले हम इसको इंटीग्रेट करें, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको इंटीग्रेट कर लें इस पर्टिकुलर कर्व के लिए। और यहाँ पर भाई हमें ये लिमिट भी देखो दिखाई दे रही है 0 से लेकर ½ तक और ½ से लेकर 1 तक। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस पूरे के पूरे कर्व में से ये पूरे के पूरे कर्व का एरिया माइनस करते हुए हम इसे y एक्सिस पर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि y एक्सिस पर हमें ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ रहा है, क्योंकि हमें अंडर रूट नहीं लेके आना पड़ेगा y की फॉर्म में जब हम फंक्शन को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो हमने
एरिया को कैलकुलेट करने के लिए लेट से इसको बोल दिया एरिया ए, जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। और हम देख रहे हैं सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो इस एरिया को हम पहले ऊपर वाले एरिया को बस कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको तो हम ट्वाइस टाइम कर लेंगे, तो ये ट्वाइस टाइम हो जाएगा हमारे पास। और हम देख रहे हैं कि अगर हमने वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली अगर इसको इंटीग्रेट करा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, हमने एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, तो ये जो हमारे पास कर्व आ रहा है इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखो मैक्सिमम वाई की वैल्यू कितनी है 1 है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 है। तो ध्यान से देखते हैं, तो 0 से लेकर 1 तक हमें इसे इंटीग्रेट करना है, और माइनस कर रहे हैं कौन से वाला, ये वाला कर्व, ये कौन सा हो गया हमारे पास, ये पैराबोला वाला कर्व हो गया ये हमारे पास। तो इसके लिए हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है वाई स्क्वायर बाय 2, इसको भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वाई स्क्वायर बाय 2 को, और कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 1 तक। और इसका हम क्या कर रहे हैं ट्वाइस टाइम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा ऊपर नीचे दोनों साइड का ये जो कर्व है वो इंटीग्रेट हो जाए। ये हमारे पास हो गया x के रेस्पेक्ट में ना करके, ये हम y के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल हो जाता है। ये जगह ट्वाइस टाइम ऑफ, देखो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ये तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स y हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर 1 तक, और ये हो जाएगा हमारे पास y³ बाय 3, और 2 पहले से ही है तो ये हो जाएगा 6, और इसमें भी लिमिट कितनी लग रही है 0 से लेकर 1 तक। तो इसकी वैल्यू हो रही है हमारे पास, देखो जब हमने 1 वैल्यू रखी तो π/4 आ रहा है, 0 रखा तो 0 ही आ रहा है माइनस, यहाँ पर जब 1 रखी तो वैल्यू आ रही है 1/6, और जब 0 रखा तो 0 ही आ रहा है। 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या देख लेते हैं, देखो 2 से ऐसे वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास π/2 माइनस का 1/3, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। लेकिन देख लेते हैं कि क्या ऐसा कुछ मैच कर रहा है, π/2 माइनस 1/3 ये ट्वाइस टाइम है, π/4 माइनस 1/3 ये नहीं है, π/2 माइनस 1/3 हमारे पास थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ अब हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स y इक्वल्स टू x² माइनस 4x प्लस 4 एंड y² इक्वल्स टू 16 माइनस 8x। दोनों ही पैराबोला को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पैराबोला तो बहुत ईजी होता ही है, आपको पता ही है, बस आपको इसे ड्रॉ करने की जरूरत है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले जो कि हम जानते हैं एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ करके इनकी बेसिक रफ फिगर्स को ड्रॉ करने की कोशिश करें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो है ये कर्व हमें यहाँ पे लिख लेते हैं x² माइनस 4x प्लस 4, साफ साफ दिखाई दे रहा है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम x इक्वल टू 0 करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 4, और जब हम y इक्वल टू जब 0 कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कर्व है हमारे पास, जो बनने वाला जो पैराबोला होगा, ये एक तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कैसा है पॉजिटिव है। क्वाड्रेटिक का यूज करते हुए या फिर पैराबोला जो चैप्टर है उसका यूज करते हुए आप बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये कर्व एक्स एक्सिस को क्वाड्रेटिक के बेसिस पर भी भाई आप समझ पा रहे हैं, इस तरीके से ऐसे कुछ कट करते हुए जा रहा होगा। भाई ये हमने एक रफ फिगर को ड्रॉ किया है, थोड़ा बहुत अजीब सी टाइप से लग सकती है, लेकिन समझने के लिए हमने इस टाइप से ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट कितना आ गया भाई हमारे पास 2,0 इस पर्टिकुलर कर्व की वजह से। बस ये पॉइंट हमारे पास कितना आ रहा है 0,4 करके, क्योंकि हम देख रहे हैं जब x की वैल्यू जब 0 हो रही है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। अब उसके अलावा जब हम इस वाले पैराबोला को ले लेते हैं तो ये कितना है y² इक्वल्स टू 16 माइनस 8x। जैसे ही हमने इस कर्व को देखा तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है माउथ ओपनिंग लेफ्टवर्ड, क्योंकि x का कोफिशिएंट कैसा ही है हमारे पास माइनस, और ये किस टाइप का पैराबोला बन रहा है y² इक्वल्स टू 4ax, लेकिन कैसा माइनस के 4ax टाइप का। 4ax तो कैसा होता है ओपनिंग माउथ ओपनिंग राइटवर्ड डायरेक्शन, और माइनस का 4ax कैसा होता है माउथ ओपनिंग ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इससे तो भाई इतनी बात समझ में आ रही है। उसके अलावा जब हमने y की वैल्यू 0 करी तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 2। तो भाई यहां पर जो इसका वर्टेक्स होगा इस पैराबोला का रहेगा तो यहीं पर ही, लेकिन कुछ इस टाइप का सा जाता हुआ हमें दिखाई देगा। अब ये पैराबोला, ये पर्टिकुलर जो पैराबोला है इससे पास हो रहा होगा या इसके ऊपर से जा रहा होगा या इसके नीचे से जा रहा होगा, उसके लिए भाई हम यहां पर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अगर ये पॉइंट तो भाई हमें कितना पता चल रहा है 0,4 है हमारे पास, तो अगर हम यहां पर इसकी वैल्यू कितनी रख देते हैं 4 रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा, और x की वैल्यू भाई हमारे पास कितनी आ रही है 0 आ रही है। तो हम देख रहे हैं x इक्वल्स टू 0 पर ये यहां पर इससे पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही बना रखा है इन्होंने, हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं।
मतलब ये जो पैराबोला है वो कैसे पास हो रहा है, वो यहाँ से ही पास होता हुआ जा रहा है। इसको भी थोड़ा सही कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। वैल्यूज को पुट कर करके हम बहुत इजीली बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व। तो बहुत सिंपल है, हमें बस इसका एरिया निकालना है, बस इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब यहां पर क्या है, हमें पता है कि जो ऊपर वाला ये जो कर्व है, ये वाला ये कौन सा कर्व है, ये हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 8x। और ये नीचे वाला कर्व कौन सा है हमारे पास, 10x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और ये हमें यहां पर ये वैल्यू भी पता है, क्योंकि ये पॉइंट तो हो जाएगा 0,0 और ये पॉइंट कितना है हमारे पास 2,0। बस अब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया अपने रिक्वायर्ड एरिया को निकालने के लिए। रिक्वायर्ड एरिया को लेट से हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 2 तक। तो पहला तो हमारे पास जो अपर जो हमारे पास कर्व है वो कौन सा है, अंडर रूट ऑफ 16 माइनस का 8x, और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं किसको, इस वाले कर्व को, नीचे वाले कर्व को, x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। बस इतने को बस हमने इंटीग्रेट कर दिया। और इंटीग्रेशन भाई हमें आते ही अंडर रूट वाली क्वांटिटी का ये कोई स्क्वायर तो लगा हुआ नहीं है जिसकी वजह से भाई हमें से परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़े या कुछ और करना पड़े। डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ x टाइप की क्वांटिटी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 माइनस 8x की होल पावर 3/2, क्योंकि पावर 1/2 है पहले से, अपॉन 3/2 इंटू, यहां पर हमें x के कोफिशिएंट से और डिवाइड करना पड़ेगा, और वो कितना है हमारे पास माइनस का 8। जैसे चेन रूल के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इंटीग्रेशन के अंदर हमें डिवाइड करना पड़ता है। बस इतनी छोटी सी बात को समझना है। माइनस इसको देख लेते हैं कितना हो जाएगा, x माइनस 2 टू दी होल पावर 3/3। बस अब हमें यहां पर लिमिट लगानी पड़ेगी, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि 0 से लेकर 2 तक ही ये यहां पर बाउंडेड रीजन हमें दिखाई दे रहा है। तो हमने वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करी। पहले हमने देखो 2 वैल्यू पुट करी, अपर लिमिट को रखा, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी 2 रखते के साथ ही। और जैसे हमने 2 रखा यहाँ पर, तो ये भी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब हम लोअर लिमिट को रखते हैं, तो माइनस लगा दिया हमने पहले, 0 रखा, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 0 हो गया, 16 हो गया। और 16 का अंडर रूट कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 की पावर 3 कितना हो रहा है हमारे पास, ये 64। तो 64 अपॉन में, और 2 से हमने इसे 8 को उड़ा दिया, कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, तो नीचे कितना आ रहा है हमारे पास माइनस का 12, 4 इंटू 3 12, और माइनस तो चल ही रहा है हमारे पास ये वाला। जब हमने 0 रखा तो माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 8, और माइनस पहले से ही है तो ये कितना हो जाएगा 8, और डिवाइडेड बाय ये कितना आ रहा है हमारे पास 3। थोड़ा सा अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 4 × 12 और 16 × 64। तो इस टाइप से हमारे पास वैल्यू आ रही है। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस का 16/3 प्लस का 8/3, तो माइनस का 8/3 आ रहा है और माइनस बाहर है ही, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, 8/3। मतलब बिल्कुल ही इन्होंने इजी प्रॉब्लम पूछ रखा है, बोर्ड जैसा नहीं बोल सकते, बोर्ड से भी बेकार एकदम प्रॉब्लम पूछ रखा है। कुछ शिफ्ट्स के अंदर, कुछ डेट्स के ऊपर इन्होंने बहुत इजी प्रॉब्लम्स को पूछा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा पेपर ही आपका इजी आया होगा। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर इन्होंने इजी प्रॉब्लम पूछ लिया है, इसका मतलब है कि और दूसरे सेक्शंस के अंदर इन्होंने थोड़े से अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स को पूछा गया होगा, क्योंकि उन्हें पेपर को पूरी तरीके से बैलेंस करना होता है। पूरे 75 जो प्रॉब्लम्स आते हैं आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के, उनको पूरी तरीके से बैलेंस करके पेपर को दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे ये सारे के सारे जनवरी शिफ्ट के एरिया अंडर कर्व के प्रॉब्लम्स फिनिश हो गए, कंप्लीट हो गए। तो अब हम इसके बाद मूव करेंगे अपने अप्रैल सेशन के एरिया अंडर कर्व के जेईई मेंस के 2025 के प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।